हेलो दोस्तों। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का आज 19th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और इन ऑपरेटर्स से बनने वाले रिलेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। The operators used to check the relation between two operands called relational वो सिंबल्स वो ऑपरेटर्स जिनकी सहायता से हम दो ऑपरेंड्स में रिलेशन चेक करते हैं कि उनमें क्या रिलेशन है, उनको क्या बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशन मीन्स क्या एक ऑपरेंड या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है, जहाँ एक वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, या एक वैल्यू दूसरे से कम है, या एक वैल्यू दूसरे के बराबर नहीं है। इत्यादि टेस्ट करने जो ऑपरेटर हम रिलेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज हमें 6 तरह के ऑपरेटर्स देती है जिनकी सहायता से हम एक ऑपरेंड को दूसरे ऑपरेंड से टेस्ट कर सकते हैं, उनका रिलेशन टेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पहला एक ग्रेटर देन ऑपरेटर, मैथ में हम इसे इस ग्रेटर देन सिंबल से डिनोट करते हैं। ऐसे ही सी में भी हम इस ग्रेटर देन साइन से इस ऑपरेटर को दर्शाते हैं और जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन सिंबल। ये सिंबल दो ऑपरेंड्स के रिलेशन को टेस्ट करने के काम आता है। जैसे क्या एक ऑपरेंड जो उसके लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, क्या वो राइट हैंड साइड दिए गए ऑपरेंड से ज्यादा है। तो ये दोनों ऑपरेंड लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये दोनों वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ये दोनों डायरेक्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं। इनमें से एक वेरिएबल और एक वैल्यू भी हो सकती है। जैसे जहां पर दिया गया है ए की वैल्यू को टेस्ट किया जा रहा है, क्या वो बी से ज्यादा है। और यहां पर हमने ए को टेस्ट किया है कि ए की वैल्यू 10 से ज्यादा है, और यहां पर हमने ये टेस्ट कर रहे हैं क्या 15 12 से ज्यादा है, और यहां पर हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि 16 बी की वैल्यू से ज्यादा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों ऑपरेंड्स में ये दोनों ऑपरेंड वेरिएबल हैं। यहां पर एक वेरिएबल है और एक वैल्यू है। इसी तरह यहां पर दोनों डायरेक्ट वैल्यूज हैं और यहां पर भी एक वैल्यू और एक वेरिएबल है। इस टेस्टिंग के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 0 और नॉन जीरो। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा मींस ए की वैल्यू बी से ज्यादा होगी, या ए की वैल्यू 10 से ज्यादा होगी। जैसे 15 हमेशा 12 से ज्यादा होता है, अगर 16 की वैल्यू बी की वैल्यू से ज्यादा होगी मींस ये एक्सप्रेशन ट्रू है। तो ट्रू होने की सूरत में ये एक्सप्रेशन हमें नॉन जीरो वैल्यू देता है जिसको हम ट्रू मानते हैं। अगर ये फॉल्स होगा तो ये हमें जीरो वैल्यू देगा। इसी तरह हमारे पास लेस देन एक ऑपरेटर है जिसको हम मैथ में लेस देन सिंबल से दर्शाते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज में भी लेस देन का सिंबल हम यूज करते हैं। जैसे ग्रेटर देन टेस्ट करते थे वैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड से कंपेयर करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू से कम है। तो इसी तरह ये भी ट्रू और फॉल्स होने पर नॉन जीरो और जीरो वैल्यू देता है। इसमें भी दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल हो सकते हैं
या इनमें से एक वेरिएबल और एक वैल्यू हो सकती है, या दोनों वैल्यूज हो सकती है। और मैथ में हमारे पास दो वैल्यूज की इक्वलिटी चेक करने के लिए ये इक्वल का साइन हम देते हैं, परंतु सी में हमें ये इक्वल का साइन 2 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि एक बार लिखेंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगी। सी में इसको हम 2 बार लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस, तो इसको इक्वल ऑपरेटर बोलते हैं। ये टेस्ट करता है क्या लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू मींस लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड के इक्वल है। इसी तरह इसमें भी दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल हो सकते हैं, दोनों ऑपरेंड्स डायरेक्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं, या इनमें से एक ऑपरेंड वेरिएबल और एक वैल्यू हो सकती है। ये भी ट्रू और फॉल्स पर हमें नॉन जीरो और जीरो वैल्यू देता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास मैथ में होता है नेक्स्ट सिंबल नॉट इक्वल टू। मैथ में हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, परंतु सी लैंग्वेज में हम इसे ऐसे दर्शाते हैं, एक एक्सक्लेमेशन साइन नॉट का साइन हम इक्वल के साथ लगा देते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर की इक्वलिटी को नॉट होने पर हमें ट्रू वैल्यू देता है, अगर वो इक्वल है तो वो हमें 0 देता है। इसमें भी दोनों ऑपरेंड्स वेरिएबल्स हो सकते हैं, या दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, या इनमें से एक वैल्यू हो सकती है और एक वेरिएबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, जो मैथ में हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, परंतु सी में ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगता है, परंतु इक्वल टू और ग्रेटर देन ये हम यूज नहीं करते। हमें हमेशा ग्रेटर देन साइन उसके बाद में विदाउट एनी स्पेस इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। ये टेस्ट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेंड राइट हैंड साइड के ऑपरेंड के ग्रेटर देन है या उनके इक्वल है। ये दो टेस्ट करता है, इक्वलिटी टेस्ट करता है या ग्रेटर देन। इनमें से कोई भी एक टेस्ट ट्रू हो जाए तो ये हमें ट्रू वैल्यू यानी नॉन जीरो वैल्यू देता है। जैसे हमारे पास जहां दिया गया है कि ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर होगी तो ये हमें ट्रू देगा, ये ग्रेटर नहीं है तो फिर वह चेक करेगा क्या इक्वल है, ये इक्वल होगी फिर भी हमें ये ट्रू मीन्स नॉन जीरो वैल्यू देगा। अगर इस ए की वैल्यू बी की वैल्यू से ज्यादा नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है तो ये हमें जीरो वैल्यू देगा क्योंकि फॉल्स है। इसी तरह ये बाकी ऑपरेंड्स हैं, ये दोनों ऑपरेंड्स इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेरिएबल भी हो सकते हैं, और इनमें से एक वेरिएबल और एक वैल्यू या दोनों वैल्यूज भी हो सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सिक्स्थ ऑपरेटर रहता है लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास मैथ में हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, परंतु सी में हम लेस देन इक्वल टू का साइन लिखते हैं, इक्वल टू लेस देन नहीं लिखते। पहले इक्वल टू का नहीं आएगा, पहले लेस देन, फिर विदाउट एनी स्पेस इक्वल टू का साइन आएगा। और ये चेक करता है क्या लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड साइड की ऑपरेंड की वैल्यू से कम है या उसके बराबर है। अगर ये कम होगी या बराबर होगी तो हमें ये ट्रू रिजल्ट देगा, मींस नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर ये उससे ज्यादा हुई, क्योंकि कम भी नहीं है बराबर भी नहीं है तो फिर ये ज्यादा होगी, अगर ज्यादा होगी तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स वैल्यू देगा, मींस हमें जीरो रिटर्न करेगा, जीरो वैल्यू देगा। ये भी इसके भी ऑपरेंड्स लेफ्ट हैंड साइड के दोनों वेरिएबल्स हो सकते हैं या दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, या इनमें से एक वेरिएबल और एक वैल्यू हो सकती है। ये बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ये सभी रिलेशनल ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि इसको
दो ऑपरेंड चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड की वैल्यू मींस लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को राइट हैंड साइड के ऑपरेंड से कंपेयर करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। A relational expression represents a relation between two variables, constants, or one variable and one constant using suitable relational operators. ये कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें दो ऑपरेंड दिए गए हो और उसके बीच में एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया गया हो, तो वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हमारे पास सभी जो हमने एग्जाम्पल पे दिए गए हैं। In C language, relational expression are used to control the program flow. C लैंग्वेज में हम प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम इन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ये आने वाले कुछ लेक्चर के बाद हम इसे करने वाले हैं डिटेल से डिस्कस कि हम कैसे किसी प्रोग्राम का फ्लो इन रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज करते हुए करते हैं। The result of relational expression depends on the actual data it uses. जो भी हम एक्चुअल डाटा देते हैं उन ऑपरेंड्स की वैल्यू होती है, उन पर ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा जो फॉल्स होगा। अगर उसका रिजल्ट ट्रू होगा तो वो हमें नॉन जीरो वैल्यू देगा, अगर वो फॉल्स होगा तो हमें जीरो वैल्यू देगा। इसकी जो आउटकम है वो ट्रू और फॉल्स ही हो सकते हैं। Depending on whether relational expression true or false, we can take any decision on the program. जो भी हमें ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू देता है एक्सप्रेशन, उसके बेस पर हम कोई भी अपने प्रोग्राम में डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन कैसे लेते हैं या प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आने वाले कुछ लेक्चर के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। इन रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम देखते हैं। जैसे जहां पर हमारे पास इस प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स लिए गए हैं ए एंड बी। सपोज करो हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं ए एंड बी। ए में हमने 6 स्टोर करवाया है और बी में हमने 4 स्टोर करवाया है। और एक वेरिएबल है हमारे पास n और एक है m, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी n असाइंड बाय a ग्रेटर देन 4। हुण ये एक्सप्रेशन टेस्ट कर रहा है क्या a की वैल्यू 4 से ज्यादा है। हुण a में है 6 है जो 4 से ज्यादा है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन हमें एवेल्युएट करके जो वैल्यू देगा, आउटकम देगा, वो देगा नॉन जीरो वैल्यू क्योंकि ट्रू है। तो यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू मान लीजिए 1 स्टोर होगी n में, और यहाँ पर नेक्स्ट m असाइंड बाय b लेस देन 4। b की वैल्यू जो 4 से कम है। और b की वैल्यू है 4, वो 4 से कम नहीं है, वो तो 4 के इक्वल है। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन हमारे पास हुआ फॉल्स। जब ये एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो हमें क्या वैल्यू देता है, 0। अब हम यहां पर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाई है। द आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज %d और n की वैल्यू को यहां पर प्रिंट करवाया। n की वैल्यू क्या है, 1 मीन्स नॉन जीरो। और द आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज %d m की वैल्यू क्या है, 0। जहां पर हमने इन रिलेशनल एक्सप्रेशन की वो आउटकम है उनको प्रिंट करवा दिया है। क्लियर। यहां पर हम देख सकते हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन फॉल्स होने पर हमें क्या आउटकम देते हैं और ट्रू होने पर हमें क्या आउटकम देते हैं। हम n और m जो वेरिएबल है हमारे पास, उनको हम छोड़ भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने छोड़ दिया। और हम फिर जहां पर भी ये चीज नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ यहाँ पर लिख सकते हैं a
ग्रेटर देन 4। ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं a ग्रेटर देन 4। और यहां पर m की जगह हम ये भी लिख सकते हैं b लेस देन 4। क्लियर? ऐसे हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप इन रिलेशनल एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए भी आप यहाँ पर आउटकम देख सकते हैं कि हमें आउटकम क्या मिलता है। ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस है उनको चेंज भी करके देखिएगा। जैसे ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा कर देखो, और नॉट इक्वल टू लगा कर देखो, या इन लेस देन की जगह कोई और रिलेशनल एक्सप्रेशन रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके देखो, आपका वो जो आउटकम है वो क्या आता है। तो इसके हिसाब से इसका आउटकम जो आने वाला है वो 1 एंड 0, क्योंकि हमने पहले देखा ही है कि a की वैल्यू 4 से ज्यादा है जो 6 बनती है। तो इसका एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तो यहाँ पर जी हमें 1 इसका एक्सप्रेशन मींस नॉन जीरो वैल्यू देगा। और यहाँ पर b की वैल्यू जो 4 से कम वैल्यूएट करने की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 है। 4 से कम नहीं होता, इक्वल होता है, इसीलिए ये ऑपरेटर है वो उस एक्सप्रेशन की जो टेस्ट के अकॉर्डिंगली पूरा नहीं उतरता, वो फिर फॉल्स हमें देगा, मींस जीरो वैल्यू देगा। तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगा आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज जीरो। पिछले लेक्चर में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स किए थे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। और उनमें से हमने आगे दो कैटेगरीज की थी, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और प्री और पोस्ट में हमने डिफरेंस भी जाना था। और इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हमने सिंपल लगाकर भी देखा था। अगर हम इसको अकेले में लिखते हैं, प्री हो या पोस्ट हो, इनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। अगर हम इसको किसी और स्टेटमेंट के साथ लिखते हैं तो प्री और पोस्ट के रिजल्ट में हमें डिफरेंस मिलता है। तो हमने इन ऑपरेटर्स को, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी लगाकर देखा, और अपडेटिंग असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी इनको यूज करके देखा है। और आज हम इन प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज करके देखते हैं। द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स आल्सो। हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हैं। व्हेन यूज द रिलेशनल ऑपरेटर विद प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जब भी हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, तो ये हमें अलग रिजल्ट देंगे अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं। अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, हमारे पास a ग्रेटर देन b प्लस प्लस और a ग्रेटर देन b माइनस माइनस, तो ये क्या करेगा, पहले a और b को कंपेयर करेगा, क्या a की वैल्यू b से ज्यादा है। फिर वो दिए गए ऑपरेटर के अकॉर्डिंगली बाय 1 b की वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो वो बाय 1 डिक्रीज करेगा। अगर हम इस रिलेशनल ऑपरेटर के साथ प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, पहले b की वैल्यू को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा बाय 1 अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर अप्लाइड। फिर a और b की वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसी के हिसाब से वो हमें रिजल्ट देगा। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम में हमने 4 वेरिएबल लिए हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है b,
और एक है वेरिएबल C और एक है D। हमने A में वैल्यू 6 स्टोर करवाई है और B में 7 स्टोर करवाया है, और जहां पर हमने C असाइंड बाय B ग्रेटर देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर A, और यहां पर हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन लगा है, रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और साथ में इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। तो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रायोरिटी मिलेगी इस रिलेशनल एक्सप्रेशन से पहले, तो वो क्या करेगा, पहले a की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6। जब यहां पर ये हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो a की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 7। अब b की वैल्यू a के साथ कंपेयर होगी। फिर क्या कंपेयर हो रहा है, क्या b की वैल्यू a की वैल्यू से ज्यादा है? अब तो b की वैल्यू a से ज्यादा नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू 1 बढ़ गई है। तो इट मीन ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, फॉल्स वैल्यू देगा, मीन्स नॉन जीरो रिटर्न, सॉरी जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो जीरो वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी, C में। तो C में क्या आ गया हमारे पास, 0, और हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी हमारे पास, D असाइंड बाय B इक्वल टू प्लस प्लस E। अब वो क्या कर रहा है, फिर हमारे पास एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और प्री इंक्रीमेंट हमने लगाया है, तो क्या होगा, पहले a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास अब, 8। जब हमारे पास ये वैल्यू 8 हो गई, फिर वो b और a की वैल्यू को कंपेयर करेगा। जब वो इसको कंपेयर करेगा तो क्या b की वैल्यू a के इक्वल है, इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, फॉल्स, जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, और जीरो वैल्यू किस में होगी, डी में। तो जहां पर हमारे पास आ गया 0, और फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया, द आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 0। क्लियर? ऐसे हम इसको जो इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा, द आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 0, द आउटकम ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज 0। अगर हम इसको देखें, अब इसको अपने आप खुद एवेलुएट करिएगा। हमने जहां पर क्या किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा दिया है। पोस्ट इंक्रीमेंट लगाने पर अब क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 7 है, तो b की वैल्यू यहाँ पर पहले a की वैल्यू 7 होगी, और ये दोनों एक्सप्रेशन जैसे यहाँ पर फॉल्स हुए थे, जहां पर हमें 0 मिलेगी और 0 आ जाएगा। अब b की वैल्यू पहले a से कंपेयर होगी, a की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 और 7 कितना हो गया हमारे पास, 2 हो गया, इक्वल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, 2, और डी में नॉन जीरो वैल्यू जाएगी, और जहां पर आउटकम आ जाएगा रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आउटकम होगा वो क्या होगा, 1। मेरे हिसाब से आपको जी रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशंस और रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को कंबाइंड यूज करने में हम कैसे प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इसका रिजल्ट में फर्क होता है,
ये आपको समझ लग गया होगा। तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखते रहिएगा हमारे आने वाले